एनटीपीसी ने स्वयं इस बात को दर्ज किया कि जीएसआई ने हमको यहाँ टनल बनाने से मना किया था। जब हम कह रहे हैं कि सेव जोशीमठ, तो तब वो सेव एनटीपीसी क्यों कह रहे हैं? हमारे हाथ जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट एलएनटी ने काम छोड़ने के बाद, जब 2014 में वो यहाँ से काम छोड़ा, उससे पहले उन्होंने वो डॉक्यूमेंट तैयार करवाया। सरकार, प्रशासनिक अफसर वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, तो ठीक बात है, जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन के लोग, सरकार के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग, वो अपनी तरफ से एनटीपीसी को क्लीन चिट देने पर उतारू हैं। वो चाहते हैं कि एनटीपीसी का बचाव हो। टीबीएम साइड से जो पानी निकल रहा है 700 लीटर पर सेकंड, हमारे जो जल स्रोत हैं जोशीमठ के, वो उसकी वजह से सूख रहे हैं। उस आंदोलन के फलस्वरूप ही हमारा समझौता एनटीपीसी के साथ हुआ, और उस समझौते में एनटीपीसी ने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी टनल की वजह से हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारे जोशीमठ को लगभग 16 करोड़ रुपया दीर्घकालीन पेयजल योजना के लिए 2012 में दोबारा से टनल से फिर से रिसाव शुरू हो गया। जो बात की जो है एनटीपीसी ने लोगों से छुपाई, फर्श था उसका टनल का, उसमें जो है बहुत सारा पानी और सब आ गया, और हमने एनटीपीसी को कहा कि भाई इसको ठीक करना है तो इसको ग्रोटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एनटीपीसी ने कहा कि बहुत खर्चीला काम है, तो उन्होंने नहीं। कांग्रेस के समय 70 साल में कुछ नहीं हुआ का नारा लगाने वाले पिछले 22-23 बरस पहले शुरू हुई इस परियोजना के बचाव में एकदम खम ठोक करके खड़े हैं, तो ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट इस परियोजना में। जोशीमठ में भूदशाव को लेकर के जनता सड़कों पर है, और आज 15 दिन हो चुके हैं इस पूरे के पूरे मूवमेंट को, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किस तरीके से एनटीपीसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये आज हम सीधे तौर पर पे आपको साक्ष्यों के साथ बताएंगे कि किस तरीके से सरकार पूरे के पूरे सिनेरियो में एनटीपीसी के सपोर्ट में और एनटीपीसी को बचाने पे तुली हुई है। क्योंकि आज हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीधे तौर पर पे ये साबित करेंगे कि इस पूरे के पूरे विनाश के पीछे एनटीपीसी जिम्मेदार है। आज हम आपको वो डीपीआर भी दिखाएंगे, जिस डीपीआर को उस समय इस परियोजना के शुरू होते वक्त ये बनाई गई थी। उसके साथ ही वो नक्शा भी हम आपको दिखाएंगे जो नक्शा उस वक्त खींचा गया था। इस वक्त इंद्रेश मैखरू जी और अतुल सतीश जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पूरे के पूरे सिनेरियो में एनटीपीसी को बचाने की कोशिश हो रही है, सुरंग की जो स्थिति है उसको लेकर के भी अब पूरी की पूरी तरीके से सरकार ने कहानी बदल के रख दी है। सरकार तो लोगों से ये कह रही है, जब हम लोगों ने ये कहा कि भाई वो एनटीपीसी की परियोजना जिम्मेदार है, तो सरकार कह रही, सरकार, प्रशासनिक अफसर वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, तो ठीक बात है, जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन के लोग, सरकार के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग, वो अपनी तरफ से एनटीपीसी को क्लीन चिट देने पर उतारू हैं। वो चाहते हैं कि एनटीपीसी का बचाव हो। तो इसके डिटेल्स पर तो अतुल भाई बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, कि क्यों, मतलब जब एक जो हमने कहा कि जब एक पूरे शहर को बचाने की बात हो रही है, जब हम कह रहे हैं कि सेव जोशीमठ, तो तब वो सेव एनटीपीसी क्यों कह रहे हैं? जोशीमठ बचाओ हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, पहले एनटीपीसी बचाओ, जोशीमठ तो देखा जाएगा। जोशीमठ बचाने को तो कोई ठोस उपाय, ठोस कार्रवाई ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एनटीपीसी बचाने को दिखाई दे रही है। तो ये इसलिए है चूँकि असल में मसला तो सिर्फ एक एनटीपीसी का नहीं है। असल में तो मामला ये है कि यहाँ जो विनाशकारी विकास का मॉडल है, जो ये परियोजनाओं को, ऊर्जा की, बिजली की परियोजनाएं हैं, जो सड़क की परियोजनाएं हैं, जो रेल की परियोजना है, जिस तरह से इसमें पूरे पर्यावरण को, यहाँ के पूरी पारिस्थितिकी को ध्वस्त करके ये परियोजनाओं का निर्माण होता है, और आम लोगों को जो विकास का सपना दिखाया जाता है कि विकास होगा, और उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ विनाश ही आता है। तो दरअसल ये जो विनाशकारी विकास का मॉडल है, इस पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए पूरे मॉडल पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए एक एनटीपीसी पर सारी बहस को केंद्रित करने की कोशिश, उसका बचाव करने की कोशिश है। आखिर क्यों हमने सीधे तौर पर पे आरोप लगाए हैं, क्या कुछ हमारे पास साक्ष्य हैं, इन तमाम बातों के लिए अतुल सतीश जी से मैं बात करूंगा।
लंबे समय से ये पूरा का पूरा संघर्ष ही आपकी बदौलत है, जो आप इस संघर्ष को लेकर के डटे रहे, तमाम परिस्थितियां आप शुरुआत से बता रहे थे। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जो कंपनी है एल&टी ने भी इस परियोजना में काम किया था। क्या कुछ उस वक्त का वो सिनेरियो रहा और क्यों एनटीपीसी के काम को लेकर के जो एल&टी उस काम को कर रही थी टनल के, वो क्यों छोड़ के गई? एल&टी जो है वो इस विश्व की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। उसका विश्व भर में नाम है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, और यहीं नहीं विदेशों में बल्कि मिडिल ईस्ट में तो उनके बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं। तो वही एल&टी जो है एनटीपीसी के लिए टनल की खुदाई का काम कर रही थी, और जो उनकी हेडरेस्ट टनल है जो कि टीबीएम के ज़रिए खोदी जा रही थी, उस वाले हिस्से में एल&टी का काम था। 2009 में जब 24 दिसंबर को एल&टी के काम करते वक्त ऊपर से एक बोल्डर आया और वो टीबीएम मशीन पर गिर गया। वहाँ से 700 लीटर पानी प्रति सेकंड निकलने लगा, जिससे वो मशीन ख़राब हो गई और काम बंद हो गया। बहुत समय तक काम बंद रहा और टीबीएम मशीन को ठीक करने की बहुत सारी कोशिशें हुई। उसी समय 2010 में हम लोगों ने बड़ा आंदोलन इस बात के लिए किया कि जो टीबीएम साइड से जो पानी निकल रहा है 700 लीटर पर सेकंड, हमारे जो जल स्रोत हैं जोशीमठ के, वो उसकी वजह से सूख रहे। उस आंदोलन के फलस्वरूप ही हमारा समझौता एनटीपीसी के साथ हुआ, और उस समझौते में एनटीपीसी ने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी टनल की वजह से हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमारे जोशीमठ को लगभग 16 करोड़ रुपया दीर्घकालीन पेयजल योजना के लिए दिया। उसी समय एल&टी का जब उनके साथ ये चल रहा था तो एल&टी ने कहा कि भाई हम ये काम नहीं करना चाहते, क्योंकि टनल में लगातार बार बार दिक्कतें आ रही थी। लेकिन फिर कुछ समय के लिए वो टीबीएम शायद काम की, और 2012 में दोबारा से टनल से फिर से रिसाव शुरू हो गया। जो बात की जो है एनटीपीसी ने लोगों से छुपाई। 2009 में दिसंबर महीने में जो टनल में रिसाव हुआ वो तो सबके सामने आया, उसको तो मीडिया ने और सब ने कवर किया। लेकिन 2012 में जो उनके टनल से रिसाव हुआ ये किसी को नहीं बताया गया, यानी कि एनटीपीसी ने सबको धोखे में रखा। हमारे हाथ जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट एल&टी ने काम छोड़ने के बाद, जब 2014 में वो यहाँ से काम छोड़ा, उससे पहले उन्होंने वो डॉक्यूमेंट तैयार करवाया। कुछ विशेषज्ञों से, जो उनके जियोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने वो पेपर लिखा है, और उस पेपर में उन्होंने कहा कि हमारे काम छोड़ने की वजह क्या है। तो पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि जहाँ इनकी टनल बन रही है वो हिमालय की फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन यानी भ्रंश है ना, दरार जो कि हिमालय में पाई जाती हैं, तो उस भ्रंश के ऊपर ये बना हुआ है, इनके टनल है। वो कह रहे हैं काम करने के दौरान उसमें बहुत सारी अन्य दरारें पैदा हो गई, जिनसे कि पानी का रिसाव शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि जो काम करने की वहाँ स्थितियाँ जो है अनुकूल नहीं थी। कह रहे हैं कि जो फर्श था उसका टनल का, उसमें जो है बहुत सारा पानी और सब आ गया, और हमने एनटीपीसी को कहा कि भाई इसको ठीक करना है तो इसको ग्रोटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एनटीपीसी ने कहा कि बहुत खर्चीला काम है, तो उन्होंने नहीं किया। और इस तरह जो है 2010 से लेकर 2014 के बीच में बार बार जो है काम करने के दौरान व्यवधान हुआ, जिससे हमारा नुकसान हो रहा था। इसलिए वो इस काम को छोड़ करके जा रहे हैं। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए कि जो इतने देश की या दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी हो, वो जिस काम को छोड़ दे, या वो जिस काम के लिए कहे कि ये ख़राब है, ये टनल यहाँ नहीं होनी चाहिए, टनल बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इससे बिल्कुल साबित होता है कि उस टनल में तभी रिसाव हो गया, जिस रिसाव के कारण आज जो है जोशीमठ तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है। ये बात केवल एल&टी ने नहीं कही, ये बात जो है 2010 में जो एक पेपर करंट साइंस में छपा, उसमें डॉक्टर एमपीएस बिष्ट जी ने भी कही, और उन्होंने भी इस बात को कहा कि जीएसआई की जो सिफारिशों को, उनकी जो सलाह थी, उनको नकारते हुए एनटीपीसी ने यहाँ टनल बनाई, जिससे जो है जोशीमठ शहर को खतरा हो सकता है। ये बात वो 2010 में कह रहे हैं। इसी बात को ये जो डीपीआर रखी हुई है, इसमें एनटीपीसी
ने स्वयं इस बात को दर्ज किया कि जीएसआई ने हमको यहाँ टनल बनाने से मना किया था। उनका ये कहना था कि अगर आप यहाँ टनल बनाएंगे तो इस टनल के रास्ते में बहुत सारे हॉट वाटर स्प्रिंग पड़ सकते हैं, तो लिहाजा आप यहाँ नहीं बनाइए, यह खतरनाक जगह है। लेकिन उनके सलाह को दरकिनार करते हुए एनटीपीसी ने उस टनल को वहीं रहने दिया जहाँ की वो आज के दिन पर है। अब आज के दिन पर एनटीपीसी एक बात तो ये कह रही है कि हमारी टनल तो साहब जोशीमठ शहर के पीछे है, औली बता दीजिए, औली के नीचे है। लेकिन औली हो या जोशीमठ, यहाँ पूरा क्वारी पास, यानी क्वारी पास तो हो गया, औली से और भी पीछे लास्ट जहाँ मतलब बिल्कुल एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ चोटी है पहाड़ की, वो क्वारी पास से लेकर के और यहाँ नीचे तक जोशीमठ की अलकनंदा नदी तक और पाखी से लेकर और ऊपर तक वो एक ही मलबे का ढेर है जिसके ऊपर हम हैं। वहाँ आप कहीं भी छेद करेंगे, कहीं भी टनल बनाएंगे, उसका असर जोशीमठ पर होना ही होना था। कल जो है सिन्हा साहब का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई एनटीपीसी ने अपनी परियोजना का काम शुरू होने से पहले जोशीमठ का फिजिकल सर्वे नहीं करवाया, जो कि उनको करवाना चाहिए था। यानी कि उन्होंने जोशीमठ को कंसिडर ही नहीं किया कि जब उनकी टनल जाएगी उस पर क्या असर होंगे, उसके क्या जियोलॉजिकल प्रभाव होंगे, क्या फिजिकल प्रभाव होंगे, इनका उन्होंने अध्ययन ही नहीं करवाया। अब जो है जब उन्होंने अध्ययन नहीं किया तो उनको ये भी नहीं पता था कि इसके क्या प्रभाव होंगे, जबकि जोशीमठ के नीचे से उनकी टनल जा रही है। वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारी एक टनल तो जो हेडरेस्ट टनल है STR, तो वो ज़रूर उनकी हो सकता है वहाँ हो, लेकिन इनसे बार बार ये पूछे जाने पर भी कि उनकी जो बाईपास टनल है, जो उन्होंने TBM मशीन जहाँ है जिस टनल के अंदर फंसी हुई, उसके बगल से जो सुरंग खोदी है, जो बाईपास बनाया, वो टनल कहाँ है, और उसको तो उन्होंने बिल्कुल विस्फोटों के जरिए खोदा है। इस बात को स्वयं एनटीपीसी ने कुछ दिन पहले बयान दे करके कहा कि हमने जो विस्फोट किए वो कंट्रोल ब्लास्टिंग थी। तो हम तो पूछना चाहते हैं एनटीपीसी से, भाई कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या होती है, क्या उसमें ब्लास्ट नहीं होता? जाहिर तौर पे जो टनल कर्मी है उनसे भी, जो उस वक्त काम कर रहे थे, उनसे भी बातचीत हुई। उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि जो बाहर से भी इन्होंने कंपनियां हायर की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर पे ब्लास्टिंग के लिए सीधे तौर पे मना किया था। उनका ये कहना था कि हम कंपनियों को यहाँ पे पूरी तरीके से स्पष्ट परिस्थिति नहीं दिखाते हुए हमें यहाँ पे भेजा गया और अब हमें फंसा दिया गया है। हाँ, ये SCC ने भी कहा है कि हमको धोखे में रखा गया, और जो अभी भी SCC ने भी क्या किया कि उन्होंने भी सबलेट कर दिया काम किसी हिमाचल की कंपनी को। तो इस तरह से ये जो है लगातार एनटीपीसी लोगों को ही नहीं, कंपनियों को ही नहीं, बल्कि इस देश की जनता को भी धोखे में रख करके इस परियोजना को बना रही है। हमने जो है जब 2021 की आपदा आई और जब हमने जो है एनटीपीसी के एक अधिकारी से, जो हमको बाहर मिला, क्योंकि उस समय इन्होंने पुराने अधिकारी को भी बुला लिया था जो 2009-10 में यहाँ काम करते थे, उनसे हमारा परिचय था क्योंकि हम उस समय आंदोलन कर चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो हुआ है 7 फरवरी को, क्या आपको इसका अनुमान था? उन्होंने कहा नहीं, कोई अनुमान नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो है इतनी बड़ी आपदा हो गई और आप तो इसको संभाल नहीं पाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 100 साल में तो ये हुआ है, तो ऐसा हो ही सकता है। फिर मैंने कहा नहीं, 100 साल में भी माना हुआ है कि अगर इतनी बड़ी आपदा आप कहें कि 100 सालों में कभी कभी आती है, तो भी तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था। उन्होंने इस संवाद का अंत किया इस तरह से कि आखिर हम एनटीपीसी भी तो हैं, यानी कि हम जो है थर्मल से बिजली बनाने वाले हैं, हमारी इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमारी इसमें विशेषज्ञता नहीं है पानी से बिजली बनाने में। ये तो उनके अधिकारी ने ही स्वयं स्वीकार किया। उत्तरकाशी में खुद ने एक बार मुँह की खानी पड़ी है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वहाँ जो है इनके हाथों से बर्बाद हुआ, वहाँ भी इन्हें वापस छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ भी जो है हमारे पास एक खबरें हैं कि आज से 1.5 साल पहले इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ बैठक थी। उस बैठक में बाकायदा ये सुना गया कि वहाँ के एक बड़े अफसर ने मतलब मीटिंग में ये कहा, मीटिंग में शामिल एक व्यक्ति ने बाहर आकर के इस बात को कहा कि मीटिंग में जो है ये कहा गया कि वी शुड
प्रिपेयर फॉर वाइंड अप, हमको इस कंपनी को, इस परियोजना को बंद करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये बात 1.5 साल पहले की है। तो यानी कि ये तो इस कंपनी को, इस परियोजना को बंद करने की तैयारी में ही हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो पूरा हो जाना चाहिए 2011 में। हम 2023 में बैठे हैं और अभी तक उसके पूरे होने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना नहीं है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ 3200 करोड़ से, वो आज 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट हो गया। तो ये तो जो है महंगी और बहुत महंगी और बहुत ही घातक विनाशकारी परियोजना है। यहाँ पे जो है शॉर्ट में पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि पानी का रिसाव जो है उस काम से हुआ, और उसके बाद उन्होंने इस बात को माना। उसी के बाद जो है पेयजल को लेकर के पैसे रिलीज़ किए गए। इसके साथ ही एल.एन.टी का वो पेपर अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो पेपर एल.एन.टी ने काम छोड़ने के बाद जारी किया था। क्या कुछ अंग्रेजी उस पेपर में लिखा हुआ था इनकी तरफ से? देखिए, ये एक रिसर्च पेपर है जो स्विट्ज़रलैंड के जर्नल में छपा है, और ये पेपर कहता है कि 2008 से हेडरेस्ट टनल बनना शुरू हुई और उसको TBM मशीन के ज़रिए खोदा जा रहा था 8.6 किलोमीटर, और बाकी टनल जो है वो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से बनाई जा रही थी। यानी इससे भी ये बात होती है कि जो यहाँ लोगों को वायदा किया गया कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी, तो वो भी की गई, झूठ बोला गया। और ये पेपर कहता है इस जगह पर, अगर आप देखें कि आज के दिन तक, आज की तारीख तक, यानी 2015 का ये पेपर है, ये कहता है कि 3 बार TBM के फंसने की घटनाएं हो गई हैं, और ये तीनों ही घटनाओं में ये हुआ कि सतह पर पानी का बहाव शुरू हो गया, जिससे कि जो हेडरेस्ट टनल खोदने का काम है वो उसमें विलम्ब हुआ और कीमतों में भी वृद्धि हुई। और ये बताते हैं कि पहली बार जब ये घटना हुई, जब TBM फंसी, तो वो दिसंबर 2009 में हुई, लगभग 900 मीटर पर, जहाँ फॉल्ट जोन था, यानी जहाँ दरारें थी। वो कहता है कि जैसे ही ये TBM फंसी, तो उसका जो आगे का हिस्सा था, उसके टेलीस्कोपिक शील्ड थे, वो सब जो है जाम हो गए, और बहुत सारी एक तरह से डेंट भी उनको लगा। और दूसरी और तीसरी घटना के बारे में इसमें साफ तौर पर लिखा है कि द सेकेंड एंड थर्ड ट्रैपिंग इवेंट्स, यानी दूसरे और तीसरी बार जब फंसी TBM, तो वो तो विच टू डेट हैव नॉट बीन रिपोर्टेड, यानी आज की तारीख तक भी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और ये घटना हुई फरवरी और अक्टूबर 2012 में। यानी ये बात भी जनता से छिपाई गई, जो साफ तौर पे इस पेपर में छपा हुआ है। जी 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 जी। तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये बहुत स्पष्ट है। मतलब ये रिसर्च पेपर है जो कि ये स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग जर्नल में छपा है स्विट्ज़रलैंड के 2015 में, है ना। इंजीनियरिंग जियोलॉजी फॉर सोसाइटी एंड टेरिटरी वॉल्यूम 6, ये स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग स्विट्ज़रलैंड 2015, है ना। और तो साइंटिस्ट कौन रहे होंगे? ये इनका नाम ऊपर इस पेपर में है, ये देखिए ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ इनका नाम, बर्नार्ड मिलन, जियोर्जियो हॉफर ऑलिंगर एंड जॉन ब्रेंडल। ये 3 लोगों का रिसर्च पेपर है जिन्होंने लिखा है ना। तो इसमें भी ये जो इसका शीर्षक है, चेंज इन हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक मास ड्यू टू टनलिंग, यानी कि टनल बनाने की प्रक्रिया से, सुरंग खोदने की प्रक्रिया से जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि पानी की प्रॉपर्टी में किसी पहाड़ के भीतर क्या बदलाव आता है जलीय गुणों में, तो वो इस रिसर्च पेपर में उन्होंने काफ़ी डिटेल में 4-5 पन्नों में बहुत विस्तार से इस बात को लिखा है। ऐसी क्या मजबूरी ये माने हम कि आखिरकार ये तमाम चीज़ें जो हैं सरकार के इस वक्त जो खुद जो हैं एक सरकारी चेहरा के तौर पर जो भूवैज्ञानिक हैं, वो भी पहले अपनी रिपोर्ट्स में ये तमाम चीज़ें यहाँ को लेकर के स्पष्ट कर चुके हैं, और खुद वो जो पेपर है NTPC की तरफ से जो लोगों के साथ जो है एक टाई अप के समझौते के तौर पर किया गया, ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी आखिर जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है सरकार? देखिए, सरकार तो किसी चीज़ की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार तो एक तरह से वो सिर्फ वक्त
काटने की जैसी स्थिति है कि किसी तरह से समय बीते तो हो सकता है कि एक परिस्थिति में चीज़ें अपने आप किसी ढर्रे पर आ ही जाएं। तो सरकार तो इसी तौर तरीके से चल रही है, इसी तौर तरीके से काम कर रही है। और एनटीपीसी का बचाव करना, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एनटीपीसी का बचाव करना उसकी व्यवस्था है, उसकी मजबूरी है। हालांकि ये आश्चर्य की बात है कि इस समय इस देश में भी, इस प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में भी जो कांग्रेस के ज़माने में किए गए काम हैं तो वहाँ नाम बदलने का कार्यक्रम तो वो चला ही रहे हैं लगातार। लेकिन इस परियोजना में उनकी बड़ी दृढ़ता है कि वो इस परियोजना का बचाव कर रहे हैं जो कांग्रेस के समय शुरू हुई, तिवारी जी के समय। हाँ, नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके समय ये परियोजना शुरू हुई थी। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये परियोजना का शिलान्यास हुआ था। तो उसके बावजूद भी कांग्रेस के समय 70 साल में कुछ नहीं हुआ का नारा लगाने वाले पिछले 22-23 बरस पहले शुरू हुई इस परियोजना के बचाव में एकदम खम ठोक करके खड़े हैं। तो ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट इस परियोजना में है। विस्थापन को लेकर के भी अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई हैं। अभी तक जो है प्री फैब्रिकेटेड जो है एक डमी बनाने को लेकर के आज जाकर के 20 दिनों बाद जाकर के जो है वो जिला प्रशासन बात कर रहा है। नहीं, ये तो बड़ा एक तरह से पुनर्वास, विस्थापन, पुनर्निर्माण की गति क्या है ये इस बात से दिखाई देता है कि 5 तारीख को जब यहाँ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने चक्का जाम किया तो उस दिन का एडीएम की चिट्ठी है कि प्री फैब्रिकेटेड हट बनाने के आदेश एनटीपीसी को, एचसीसी को दे दिए गए हैं। 2,000 प्री फैब्रिकेटेड हट बनाने के आदेश किए गए हैं। और आज 20 तारीख को जिलाधिकारी चमोली ट्वीट करते हैं कि जगह का चयन कर लिया गया है, यहाँ मॉडल हट बनाया जा रहा है। और जो फ़ोटो उन्होंने ट्वीट किया है तो उस फोटो में तो दिखाई दे रहा है कि जेसीबी एक ज़मीन को खोद रहा है। तो कुल मिलाकर के लोगों को उजाड़ने में, लोगों को बसाने में जेसीबी से आगे निगाह नहीं जा रही है। तो इस गति से यदि पुनर्वास करने की सरकार, उनका प्रशासन सोच रहा है तो इस गति से तो लगता है कि बरसों बरस तक, जब सिर्फ मॉडल प्री फैब्रिकेटेड हट बनाने का चयन 15 दिन बाद हो सका है जगह का, तो फिर मॉडल बनेगा, फिर फाइनल प्री फैब्रिकेटेड कब बनेंगे, कब उनका इंतज़ाम होगा, फाइनली लोगों को घर कब मिलेंगे, ये लोगों के बीच में ये तो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। बारिश बर्फबारी भी इस बीच में हुई है, लोगों के जो मन में भय भी बहुत ज़्यादा है। लोगों के आशंकाएं हैं कि वो आखिरकार कब तक इस तरह के अस्थायी जगहों पर रहेंगे। लोगों को ये आदत नहीं है, वो देख रहे हैं कि बगल में उनका घर है लेकिन सोने उनको कहीं जाना है। उनका जो पूरा सामान है उस सामान की सुरक्षा का तो कोई बंदोबस्त नहीं है। वो सामान वो कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। सिर्फ लाल मार्क लगा देने से, लोगों को ये कह देने से कि नहीं ये खतरनाक है, खाली करो, इतने से तो नहीं हो जाता। उनके पूरे जीवन भर की जो भी अर्जित संपत्ति है, जो भी सामान, साजो सामान है, वो सब कुछ तो खतरे में पड़ा हुआ है। तो वो कहाँ लेकर के जाएंगे। इस गति से ये जो कछुआ चाल है, कछुए से भी थोड़ा पीछे की चाल जो है, जो दिखाई दे रही है, ये प्री फैब्रिकेटेड के आदेश बनाने के आदेश और प्री फैब्रिकेटेड के बनाने के मॉडल जगह चुनने के बीच में भी जो गति दिखाई दे रही है, उस गति से तो दिख रहा है कि भाई ये लोगों के लिए और यंत्रणा होने वाली है। अभी हमने आपको एलएनटी का वो पेपर भी दिखाया जो एलएनटी की तरफ से इस काम को छोड़ने के बाद रिलीज़ किया गया। एक बात फिर से यहाँ पर पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि देश में एलएनटी से बड़ी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं है। अगर एलएनटी ने हाथ खड़े किए हैं तो आखिर एनटीपीसी के पास ऐसी अब कौन सी जादू की छड़ी या कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतने तमाम रिसर्च पेपर वगैरह सामने आने के बाद भी जो है वो इस हद पर अड़े हुए हैं कि आखिर इस पूरे के पूरे क्षेत्र का विनाश किया जाए। डिस्क्रिप्शन में भी हम ये तमाम चीज़ें आपको देंगे ताकि आप वहाँ से देख सकें कि आखिर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट हैं उनमें एग्जैक्ट क्या कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से जोशीमठ आपदा के हर उस पहलू को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।